Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System. In today's lecture, we will discuss some parameters related to antenna, and in our previous lecture we were discussing about the ready to fill strength due to a source doublet. This topic. और इस टॉपिक में हमने रेडी टू फिल स्ट्रेंथ कैलकुलेट की थी, जो ये दो इक्वेशन हमें देती हैं। डीएच का जो रेडी टू फील्ड स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप इसे कह सकते हैं, वो इस इक्वेशन से हमें मिलती है, इक्वेशन नंबर 4 से। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, रेडी टू फील्ड स्ट्रेंथ, वो इक्वेशन नंबर 5 है। उसके बाद पावर पैटर्न के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह की जो रेडिएटेड पावर होगी, ये जो फील्ड्स हैं, रेडिएशन फील्ड्स हैं, इनके द्वारा जो पावर रेडिएटेड होगी उसका पैटर्न किस तरह से होगा, वो हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके बाद जो हमने रेडिएशन रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, ये हमारा फाइनल टॉपिक था इससे पहले लेक्चर में। दिस radiation resistance that we were discussing about radiation resistance in our previous lecture. तो आज के इस लेक्चर्स में हम कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है पैरामीटर्स ऑफ एंटीना। एक्चुअली पैरामीटर्स ऑफ एंटीना से मतलब क्या है कि देखिए, पैरामीटर ऑफ एंटीना से मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटीना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और एंटीना को जनरली हम दो तरह से रीड करते हैं। एक हमारा पास होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, इसको हम ट्रांसमिटिंग एंटीना कहते हैं। ये फिगर आप देख सकते हैं, इस टावर को, इस एंटीना को हम ट्रांसमिटिंग एंटीना कहते हैं, और इस एंटीना को हम रिसीविंग एंटीना कहते हैं। ओके। और कुछ इसी तरह का हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है। कम्युनिकेशन चैनल का जो मेनली आप इसे अगर डिवाइड करना चाहें तो 3 पार्ट में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इसमें ट्रांसमीटर, फिर है इसमें कम्युनिकेशन चैनल, और फिर है रिसीवर वाला पार्ट। यानी एक हिस्सा हुआ ट्रांसमीटर का, और ये इन दोनों टावर्स के बीच में है, ये है कम्युनिकेशन चैनल, और ये हिस्सा हुआ रिसीवर। यानी कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, और ये जो बीच वाला पार्ट है बिटवीन दीज 2 टावर्स, ये होता है कम्युनिकेशन चैनल। ओके। तो यहाँ पैरामीटर्स ऑफ एंटीना में हम डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़ेंगे एंटीना का, जिनका यूज, जितने भी पैरामीटर्स हम यहाँ स्टडी करेंगे, चाहे वो किसी भी एंटीना की लेंथ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, किसी भी एंटीना के पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंटीना के हम गेन के बारे में डिस्कस करेंगे, डायरेक्टिविटी को बताएंगे, और एफिशिएंसी ऑफ एंटीना क्या है, किस तरह से एंटीना होते हैं, पोलराइजेशन किस तरह से डिसाइड होता है, ये सब बातें हम यहाँ करने वाले हैं। ओके। मेन जो फोकस है वो ये है कि देखिए, ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है। इस तरह का हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है। इसमें हमारे पास एक माइक्रोफोन होता है जिसमें हम अपना वॉइस सिग्नल भेजते हैं। ये माइक्रोफोन क्या करता है, इस वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देता है। और ये प्रोसेस आप पढ़ के आए कि हम मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है। मॉड्यूलेशन से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो एम्पलीफायर में भेजा जाता है, और एम्पलीफायर उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लेवल को एम्पलीफाई कर देता है। ओके। और ये जो आरएफ करंट है, ये जो हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये इस ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास जाता है, और यहीं से कहानी शुरू होती है। एंटीना का जो एक्शन है वो यहीं से शुरू होता है। देखिए, आपने यहाँ से भेजा वॉइस सिग्नल आपने भेजा, इस माइक्रोफोन ने उस वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको मिला है, इसके लेवल को एम्पलीफाई करता है एम्पलीफायर। हालांकि यहाँ बीच में मॉड्यूलेशन का प्रोसेस भी होता है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो एम्पलीफायर के पास आता है, ये एम्पलीफायर उसके लेवल को इंक्रीज करता है, और उस इंक्रीज लेवलिंग के जो हमारे पास सिग्नल है, किस करंट में, किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ये सिग्नल है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट के फॉर्म में ये सिग्नल है। ये करंट पहुंचती है कहाँ, एंटीना के पास।
अब ये एंटीना इस करंट को रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो कहानी यहां है कि कैसे जब किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट को एंटीना में फ्लो किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन कैसे हो जाता है। कहानी यहां है, स्टोरी इज हियर। ओके, तो सुनिए कहानी क्या है कि जब रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट इस एंटीना में जाता है तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट को जब हम एंटीना में फ्लो कराते हैं तो कैसे वो एंटीना, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है इस केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट शुरू कर देता है करना। पहली बात तो पहला एक्शन हम ये समझेंगे ठीक इसके बाद। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस या मीडियम में से होकर इस रिसीविंग एंटीना तक पहुंचता है तो रिसीविंग एंटीना क्या करता है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फिर से आरएफ करंट में, इलेक्ट्रिक करंट जो रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट है उसमें कन्वर्ट कर देता है और यहाँ डीमोडुलेशन का प्रोसेस होता है, उस सिग्नल का फिर से एम्पलीफिकेशन होता है, उस सिग्नल को लाउड स्पीकर में भेजा जाता है। जो ओरिजिनली वॉइस सिग्नल यहाँ माइक्रोफोन में बोला गया था, भेजा गया था, वो इस लाउड स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई दे देता है, इस लाउड स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई दे देता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चैनल काम करता है। ओके, तो मेन पर्पस हमारा यहाँ ये है कि जब किसी एंटीना में रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो होता है तो कैसे ये एंटीना उस रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रेवल कर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं, जो फ्री स्पेस या मीडियम कुछ भी हो वहां से ट्रेवल करके इस रिसीविंग एंटीना तक पहुंचता है। रिसीविंग एंटीना इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करता है और वापस फिर से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट, यहाँ बहुत सारे हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के केस में कि यहाँ आरएफ एम्पलीफायर होता है, मिक्सर स्टेज होती है, एक लोकल ऑसिलेटर लगा है, एक आईएफ एम्पलीफायर लगा होता है, फिर डीमोडुलेशन का प्रोसेस होता है, एनवलप डायोड डिटेक्टर लगा होता है। ये पूरा प्रोसेस हम स्टडी करके आए हैं अपने फर्स्ट यूनिट में, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन में। तो यहाँ ये सारी कहानी होती है और वापस जो सिग्नल हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल एनवलप डायोड डिटेक्टर ने अब डिटेक्ट कर लिया है, उस सिग्नल के लेवल को एम्पलीफाई किया जाता है इस एम्पलीफायर के द्वारा और वो सिग्नल भेज दिया जाता है लाउड स्पीकर को। और लाउड स्पीकर में जो ओरिजिनली वॉइस मैसेज यहाँ इस माइक्रोफोन ने इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया था, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल वापस लाउड स्पीकर उस वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जो ओरिजिनल मैसेज हमें यहाँ से कन्वे करना था वो यहाँ पहुंच जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काम करता है। ओके, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा ये है यहाँ इस एंटीना की स्टडी में कि ये कैसे जब किसी एंटीना को रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट दिया जाता है तो कैसे वो उस रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, जो आगे आने वाले सेक्शंस में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो पैरामीटर्स ऑफ एंटीना से पहले मैं फिर से एक बार एंटीना को डिफाइन कर रहा हूं। तो डेफिनेशन ऑफ एंटीना आप ऐसा भी लिख सकते हैं दैट एन एंटीना इज अ मेटालिक कंडक्टर। ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, एंटीना को हम पहले भी, पर ये डेफिनेशन अच्छी है इसलिए मैं यहाँ इसको आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। ओके, सो एन एंटीना इज अ मेटालिक कंडक्टर system capable, an antenna is a metallic conductor system capable of radiating and capturing electromagnetic waves, या आप इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास जब आप ईएमटी में स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स not only carry energy but also carry momentum. So जब आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्लो है किसी रीजन से, तो आप कहते हैं एनर्जी का फ्लो है, उस रीजन से एनर्जी का फ्लो है। और आप ये देखते भी होंगे कि जब पॉइंटिंग वेक्टर को हम स्टडी करते हैं तो दैट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, सो
An antenna is a metallic conductor system capable of radiating and capturing electromagnetic waves or electromagnetic energy. It converts electrical energy into electromagnetic energy. It converts electrical energy into electromagnetic energy and elecट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या अभी हम स्टडी करके आए हैं कि इसका जो मेन फंक्शन है एंटीना का वो ये है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस इलेक्ट्रिकल करंट को, ये भी तो एनर्जी है, करंट भी एनर्जी, तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इस आरएफ करंट को कहाँ बदल दे, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। और जब रिसीविंग हो, इस रिसीविंग एंटीना तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंचे तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, ये वापस रिसीविंग एंटीना इनको किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर दे। तो ये मेन फंक्शन है। जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो क्या करता है, आरएफ करंट या आरएफ एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहिए, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। और जो रिसीविंग एंटीना है वो बिल्कुल इसके रिवर्स वर्क करता है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करता है और वापस इन्हें एक आरएफ करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस फंक्शन को हम स्टडी करने वाले, और ये डेफिनेशन आपने एंटीना की स्टडी की है, दैट एंटीना इज अ मेटालिक कंडक्टर सिस्टम कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग एंड कैप्चरिंग, दोनों काम, रेडिएटिंग भी करता है, कैप्चरिंग भी करता है। रेडिएट करेगा ट्रांसमिटिंग एंटीना और कैप्चर करेगा रिसीविंग एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एनर्जी। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसी पार्ट को हम स्टडी करने जा रहे हैं। और बहुत सारे, ये जो हमारा टॉपिक है ये है पैरामीटर्स ऑफ एंटीना। एक्चुअली यूज कहाँ होगा पैरामीटर्स ऑफ एंटीना, ये टॉपिक जनरली आपसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज द पैरामीटर्स ऑफ एंटीना। ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे आप आगे चलकर बहुत सारी चीजों को डिफाइन करेंगे। आप नॉन रेजोनेंट, रेजोनेंट, जिनको हम डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शनल या ओमनी डायरेक्शनल एंटीना भी कहते हैं, उसको डिफाइन कर सकेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना जो हमें यहाँ स्टडी करने हैं, जिसमें मार्कोनी एंटीना है, एरियल एंटीना है, लूप एंटीना है, यागी उड़ा एंटीना है, उन सब के लिए ये पैरामीटर्स डिसाइडेड हैं। तो ये सब आपको पता होने चाहिए कि हाँ ट्रांसमिटिंग ये चैनल, कम्युनिकेशन चैनल किस तरह से काम करता है, किसी भी एंटीना की डायरेक्टिविटी क्या होती है, किसी भी एंटीना का गेन क्या है, पोलराइजेशन क्या है एंटीना का, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, दैट पैरामीटर्स ऑफ एंटीना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। ये इस तरह का फिगर आपने डेफिनेटली ईएमटी के स्टडी के दौरान इस तरह का फिगर आपने स्टडी किया होगा। इस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा है और ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो उसके ऊपर वेक्टर डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों ही एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन है वो कुछ इस तरह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैं इसे कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस एक्सिस पे है। अगर इसको मैं फॉर श्योर इसको मैं एक्सिस ऑफ एक्स कहूँ, इसको मैं एक्सिस ऑफ वाई कहूँ और इसको मैं एक्सिस ऑफ जेड कहूँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन, मैं इसको बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोलराइजेशन है वो एक्सिस ऑफ वाई की डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो पोलराइजेशन है वो एक्सिस ऑफ वाई की डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि, और ये जो है ये एक्सिस ऑफ एक्स, ये डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन को, यह मुझे बताता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करता रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करता रहता है। ओके, और इनके कॉम्बिनेशन से जो वेव जनरेट होती है, इनके कॉम्बिनेशन से जो वेव जनरेट होती है, उसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जो फ्लावर्स बने हैं, फूल जैसी जो आकृति बनी है, ये
ये बड़ा बड़ा सुंदर ये चित्र नजर आता है जब आप सीआरओ जैसी किसी इंस्ट्रूमेंट पे इसे देखते हैं, तो बहुत ही अच्छी ये फिगर वहाँ आपको नजर आती है। और एक, क्योंकि आपको यहाँ ये तो एक 2 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन जब आप किसी एनिमेशन में या किसी सीआरओ के ऊपर 3D में आप इस फिगर को देखते हैं तो बहुत सुंदर ये चित्र आपको लगता है और बिल्कुल क्लियर वो फिगर बन जाती है माइंड में कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ये देखिए यहाँ ये इस डायरेक्शन में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन, ये और यहाँ एक्सिस ऑफ जेड की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस, ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं तो जो रिजल्टेंट इन फील्ड्स का आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आता है। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलरली, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हुए वाइब्रेट करते हैं तो जो रिजल्ट इन वाइब्रेशंस का आता है वो आता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। एंड विच वेव? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरह से जब भी किसी भी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगे तो जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन होगा वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्सिस ऑफ वाई के डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी एक्सिस ऑफ जेड की डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो जो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी वो एक्सिस ऑफ एक्स के डायरेक्शन में। और ये जरूरी नहीं है, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर केवल एक्सिस ऑफ वाई डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करे। ये हो सकता है, मान लीजिए आप ये सपोज कर सकते हैं कि यहाँ अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन है, तब भी क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, तब भी जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होगी, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव प्रोपगेशन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन होगा, वो इन दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर जो थर्ड डायमेंशन है उसके अलोंग इस वेव का प्रोपगेशन होगा, उसके अलोंग इस वेव का प्रोपगेशन होगा। तो इस तरह से जनरेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये बात समझनी है कि जब कोई आरएफ करंट किसी ट्रांसमिटिंग एंटीना से फ्लो होता है तो किस तरह से वो इस आरएफ करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस रिसीविंग एंटीना तक पहुंचती हैं और इस स्पेस को ट्रेवल करके, और ये रिसीविंग एंटीना फिर से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी आरएफ करंट इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है। और ये आरएफ करंट वापस से हमें जो हमारा रिसीवर का पार्ट है वहाँ हमें मिल जाता है। तो इस कारण हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता रहेगा, लेकिन याद रखने वाली यही बात है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के जो वाइब्रेशंस होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और इनके वाइब्रेशंस की वजह से जो वेव यहाँ जनरेट होगी, ये वाली वेव, ये वेव, ये वेव, ये वेव, ये वेव, ये वेव, ये इनके वाइब्रेशंस से, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस से जो वेव यहाँ जनरेट होगी उसका डायरेक्शन इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस की जो डायरेक्शंस है उसके परपेंडिकुलर होगा।
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होगा प्रोपेगेशन का वो इस डायरेक्शन में होगा. सो दिस इज एक्सिस ऑफ एक्स, दिस इज एक्सिस ऑफ वाई एंड दिस इज एक्सिस ऑफ जेड. तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज वाइब्रेटिंग इनटू द एक्सिस into the direction of axis of y and magnetic field vector is vibrating into the direction of axis of z, then definitely the electromagnetic wave will travel or propagate into the direction of x-axis, into the direction of x-axis. ये यहाँ इस फिगर से दिखाया भी गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है. तो डेफिनेटली जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है, एंड विच वेव, ईएम वेव, तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन हमेशा इस डायरेक्शन में. देखिए ये वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, और ये ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में म्यूचुअली वाइब्रेट, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली आपस में एक दूसरे के साथ वाइब्रेशंस और इंटरेक्शन करते रहेंगे. ओके, अब ये जो वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, ये आए कहाँ से स्टडी में. देखिए ईएमटी में फिर से हम ये दो बेसिक लॉज स्टडी करके आते हैं. एक है फैराडे लॉ और सेकंड लॉ है हमारे यहाँ एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ. ओके, फैराडे लॉ भी स्टडी करके आते हैं और मैक्सवेल लॉ भी स्टडी करके आते हैं. एक्चुअली ये जो जनरेशन है इन दोनों लॉज को फॉलो करते हुए जनरेट होता है. एक्चुअली फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो आपको एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. आई रिपीट, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज का मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनमें अगर चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा. तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो उसके क्रॉसपोर्ड में आपको एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ओके, ये फैराडे लॉ है. तो और सेकंड लॉ जो यहाँ गवर्न होता है जिससे पूरी कहानी चलती है, तो दो बेसिक लॉज के ऊपर ये डिपेंडेंट है. दूसरा जो लॉ यहाँ वर्क करता है वो है एम्पियर मैक्सवेल लॉ. एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं, a changing electric field will always produce a changing magnetic field. ओके, अब देखिए यानी ये जो फैराडे लॉ है ये मुझे बता रहा है कि आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके देखिए तो क्रॉसपोर्ड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज मिलेगा. दैट इज द सिंपल वे टू डिफाइन द फैराडेज लॉ. और एम्पियर मैक्सवेल लॉ हमें कहता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करके देख ले, आप क्रॉसपोर्डिंगली आपको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे. तो इन दोनों लॉ को अगर कंक्लूजली मैं एक साथ बोलना चाहूं तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं तो क्रॉसपोर्डिंगली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है. कुल मिला के कहानी ये हुई कि आप एक में चेंज कर दीजिए तो दूसरे में चेंज अपने आप आ जाएगा. यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के इन वाइब्रेशंस में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस में अपने चेंज आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को चेंज करके देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन अपने आप चेंज हो जाएंगे. और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस में चेंज करते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस में भी वहां चेंज आएगा. तो ये दोनों लॉ ही गवर्न करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब इन दोनों लॉज को हम समझ कैसे सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड
की वजह से, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस बात को हम समझ कैसे सकते हैं, इस बात को हम कैसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, उस बात को देखिए कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टैटिक कंडीशन में ये कोई डाइपोल, आप इसे कह सकते हैं, ये कोई डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है। आई होप ये पिक्चर आपको क्लियरली दिख रही होगी। तो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। तो जनरली होता क्या है कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस किए जाते हैं, तो उससे जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिलता है, उसको मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता हूँ। तो होता क्या है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज तक आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। तो जो फिगर मुझे मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है। जो फिगर मुझे मिलता है वो इस तरह का मिलता है। और दूसरी बात, एक बात और यहाँ नोटिस करने की ये है, क्योंकि ये स्टैटिक फील्ड है, स्टैटिक चार्ज है, तो यहाँ जो कंसेप्ट मुझे आएगा वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से जनरेट होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से जनरेट होगा, और फिर हम एक ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जो स्टैटिक चार्ज की वजह से यहाँ किसी पॉइंट पर, चाहे वो एक्सिस का पॉइंट हो या एक्सियल पॉइंट हो या नॉन एक्सियल पॉइंट हो, वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये कहानी हुई। अब मैं क्या करता हूँ, इन चार्जेस को थोड़ा पास पास लेके आता हूँ। इन चार्जेस को मैं थोड़ा सा पास पास, ये एरो आपको दिखा रहे हैं कि इन चार्जेस को क्या किया जा रहा है, थोड़ा पास पास लेके आया जा रहा है। तो जब मैं इन चार्जेस को थोड़ा पास पास लेके आता हूँ, तो जो यहाँ से इमर्ज हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का हो जाता है। ये अब भी ये पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज तक जा रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज तक जा रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज तक जा रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज तक जा रही हैं। अब भी कोई सिचुएशन में चेंज नहीं है। The only change is in the structure of the electric field lines. Okay? कहानी में कोई परिवर्तन नहीं है, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कम कर्व्ड थी, ये थोड़ी सी ज़्यादा कर्व्ड जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में और क्लोज लेके आता हूँ, आपस में और क्लोज लेके आए। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं फिर से वही करेंगी कि पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होंगी, नेगेटिव चार्ज तक जाएंगी, लेकिन स्ट्रक्चर फिर से डिफरेंट हो जाता है, स्ट्रक्चर में फिर से चेंज होता है। यानी जब मैं, ये पॉजिटिव चार्ज थे जो डाइपोल की फॉर्म में आप इसे कह सकते, यहाँ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेफिनेटली होगा इस रीजन में। और मैं इन चार्जेस को जब पास आता हूँ तो स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर्स है उसमें चेंज मुझे दिखाई देता है। और फिर से मैं और क्लोज लेके आता हूँ इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को, तो मुझे फिर से एक चेंज दिखाई देता है किसमें, इसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइंस में। और वापस अब मैं क्या करता हूँ, वापस इन चार्जेस को एक दूसरे से अलग कर देता हूँ। वापस अब इनकी जो बीच का डिस्टेंस है वो मैं अब इंक्रीज कर देता हूँ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो जनरेट हो रही थी, तो ये साइड में से इस तरह से निकलनी शुरू हो जाती है। जिस तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ आप देख रहे होंगे, ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इस सिस्टम से डिटैच होना शुरू हो जाता है। अब ये परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ हुआ क्या है, यहाँ मैटर क्या है? मैटर ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज स्टैटिक कंडीशन में
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, थोड़े थोड़े पास पास एक दूसरे के पास हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन। फिर से ये और ज़्यादा पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रोडक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगा और जो स्ट्रक्चर्स में चेंज है वो भी यहाँ एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इनको वापस दूर दूर ले जाता हूँ तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हो रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में, ये इस तरह से इस स्ट्रक्चर से बाहर की ओर रन करना शुरू करता है, बाहर की ओर डिटैच होना शुरू होता है। ऐसा क्यों हुआ? रीजन इज दैट कि जब तक चार्ज स्टैटिक थे, जब तक चार्ज स्टैटिक थे तब तक वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन कर रहे थे। जैसे ही मैंने इनको मूव कराना शुरू किया, अब देखिए यहाँ से इस कंडीशन से वापस मैं उसको, यानी चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो एक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑसिलेटिंग चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करते हैं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ वही फिनोमिना हुई है, यहाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस भी है और मैग्नेटिक फील्ड का भी एग्जिस्टेंस है। इस फिगर को हम एक ही साथ कैसे देख सकते हैं, वो यहां देख सकते हैं। इस फिगर को हम एक साथ यहां इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये मेरे पास कोई कंडक्टर था जिसमें मैं करंट फ्लो करा रहा हूं। तो ये देखिए इस तरह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो सर्कुलर लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने चेंज तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में किया और प्रोड्यूस मुझे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द एम्पियर मैक्सवेल लॉ। A changing electric field will always produce a changing magnetic field। तो इस तरह से इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं जो डिटैच हो रहा है इसमें से, और ये जो लाइंस हैं, ये जो सर्कुलर लाइंस हैं, ये इस कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से परपेंडिकुलरली होकर वाइब्रेट करेंगे, जो कि ये नेचर में होते भी हैं, तो वहां प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखिए कहानी क्या हो रही है, हमने दिया यहाँ करंट है और प्रोड्यूस हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, जब किसी कंडक्टर से आप करंट फ्लो कराते हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा ही, लेकिन साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी किसी कंडक्टर से आप करंट फ्लो करेंगे, आप ये जानते हैं कोई भी कंडक्टर हो उसमें से जब भी करंट फ्लो होगी तो वहां उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही आप उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं, यानी उस करंट में चेंज करते हैं जो यहाँ करंट फ्लो हो रही है, इस करंट में जरा सा चेंज करके देखिए, तुरंत क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत सारे, जब एम्पियर्स लॉ के हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं ईएमटी में, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रही है, यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही है। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक fील्ड। एक सोलेनोइड है, उसमें आप जब करंट फ्लो कराते हैं, टोरॉइड में आप करंट फ्लो कराते हैं, हर जगह आप देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर आप उस करंट में चेंज कर दें, जो उस वायर में, उस सोलेनोइड में, उस टोरॉइड में फ्लो हो रही हैं, तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से अकॉर्डिंग टू द एम्पियर मैक्सवेल लॉ, अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब होंगे तो वो एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्शन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होगा। तो एक्चुअली इस एंटीना में क्या हो रहा होगा, यहां से जो आरएफ करंट जाता होगा, इसमें आप बस जरूरत इस बात की है कि देखिए ये एंटीना क्या है, एक मेटालिक कंडक्टर है, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। बस आपको जरूरत इस बात की है कि इस आरएफ करंट में आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए,
एक हल्का सा चेंज कर दीजिए और फिर देखिए यहाँ क्या होता है। यहाँ होगा ये कि जैसे ही आप यहाँ इस RF करंट में, इस हाई फ्रिक्वेंसी करंट में, इस रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट में चेंज करते हैं तो आपको एक, क्योंकि उसके साथ साथ जैसे ही आप चेंज करेंगे तो यहाँ इस एंटीना में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसमें चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, और वहां प्रोडक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इस तरह से जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट को किसी एंटीना में फ्लो करते हैं तो वहां से हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन वहां से हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन हमें वहां से देखने में मिलता है। तो इस तरह से जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट, अगर इस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो आप कराएं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको डेवलप हो जाएगा, और जैसे ही आप उस करंट में चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली चेंज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस तरह से इस कंडक्टर से, इस एंटीना से, आप इसको एंटीना अगर कंसीडर कर ले, इस एंटीना से डिटैच होना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ भी देखिए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह से change in the electric field produce a magnetic field, change in the magnetic field produce an electric field, change in the electric field produce a magnetic field। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स इट इज द प्रोडक्शन ऑफ EM वेव्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। ओके तो इस तरह से सिंपली, बहुत सिंपल वे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन को समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि किस तरह से एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करता होगा। बस आपको जरा से करंट में चेंज करना है और तुरंत ये फिगर आपके सामने आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन। और यही तो आप चाहते हैं एंटीना से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन एंटीना करे, और वापस जब रिसीविंग एंड पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंचे तो वो जो रिसीविंग एंटीना है हमारे पास वहां, वो उन वेव्स को रिसीव भी कर ले। Okay, so thank you for now and meet you into the next one to discuss some more interesting parameters of antenna. Okay, so thank you for now.